हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग यहाँ पे बेसिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे हैं एंड हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि वो सीरीज क्या है क्या नहीं है, और अगर आपको नहीं पता है फॉर दैट यू हैव टू चेक दैट प्रीवियस वीडियो, वो आपको वीडियो देखना होगा। अभी करेंटली आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। क्लास 10th में हमें दो एनर्जी के फॉर्म को डिटेल में एक्सप्लोर करना है, वो है लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोगों ने स्टार्ट किया है लाइट एनर्जी से। लाइट एनर्जी का इंट्रोडक्टरी वीडियो कि लाइट क्या है ये हम लोग को अगर जानना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लाइट के साथ दो फिनोमिना हो सकते हैं, विच इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो हम लोग का पर्टिकुलर वीडियो है ये हम लोग का कंसर्न होगा विथ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज आई विल ट्राई टू कि वो आप तक पहुंच जाए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अपने साइड से बस ये एफर्ट डालना है कि आपको अपने हेजिटेशन को रखना है साइड में एंड आपको एक बार कमेंट कर देना है कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो दैट वी कैन कम विथ सम न्यू वीडियो एक पर्टिकुलर उसी टॉपिक को डील करते हुए, सो दैट कि आपके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम लोगों का रिफ्लेक्शन का फिनोमिना ज्यादातर तब होता है जब लाइट के रास्ते में कभी भी एक ओपेक बॉडी आ जाती है। वापस से रिकॉल करते हैं, ओपेक बॉडी क्या होती है? एक ऐसा बॉडी जो लाइट को अपने थ्रू बिल्कुल पास नहीं होने देता है। जब लाइट उससे टकराती है तो टकराने के बाद जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में जब लाइट वापस से बाउंस बैक हो जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंस ये हम लोगों का सीरीज जो अभी चल रहा है ये आपके बोर्ड एग्जाम को माइंड में रख के चल रहा है, तो साइड बाय साइड हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी समझते रहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर यहां पे हम लोग बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, अगर आपने पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो आपने देखा होगा कि हर एक सब्जेक्ट की जो वोकैब होती है, जो वोकैबलरी होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में हम लोग चीजों को, जो हमारे अगल बगल चीजें हैं, उनको ऑब्जेक्ट या बॉडी हम लोग रिफर करते हैं। यही अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सब्सटेंस से रिफर करते हैं। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई डेफिनेशन प्रेजेंट करोगे, आप वहां पे चीजों को ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी लिखोगे इन फिजिक्स, एंड आप यहां पे फिनोमिना वर्ड यूज करोगे रादर देन यूजिंग द वर्ड प्रोसेस। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिनोमिना का मतलब, अगर मैं आपको एक लेमैन रिलेशन बताऊं, जो आप प्रोसेस वर्ड यूज करते हो केमिस्ट्री और बायो के लिए, फिजिक्स में उसकी जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फिनोमिना वर्ड यूज करते हैं। तो व्हाट आई सेड, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आना। तो वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जहां पे लाइट टकरा के वापस आती है। कब टकरा के वापस आएगी लाइट? जब वो किसी ओपेक बॉडी से टकराएगी। ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी ना, अगर वो उसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी होगा तब तो आगे चला जाएगा। So when light strikes a opaque body and bounce back into the same medium, जिस मीडियम से लाइट गई थी, मतलब अगर ये मीडियम एयर है तो टकरा के जब लाइट आया वो भी मीडियम क्या है? एयर। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। यू हैव टू यूज लिटिल हाईटेक वर्ड, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आपको यूज करने हैं। उससे होगा बस इतना कि जब आपका एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा, सो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। आपके एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन ये जाएगी कि आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आई हैं, आपने सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा है, तो इन शॉर्ट मार्क्स गेन करना इजी होगा। ये कुछ आप वर्ड्स दिमाग में रखो। जब भी आप किसी भी साइंस के सब्जेक्ट के आप आंसर्स लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली अपने वर्ड्स का चॉइस करना है, ठीक है। तो हम लोग ये तो समझ लिए कि रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट है क्या? एक्चुअली आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, 7th एंड 8th में भी आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब भी लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से जिससे वो आगे नहीं पास हो सकता है टकरा के सेम उसी मीडियम में आ जाता है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन बहुत सारी टर्म्स होते हैं जो कि हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोगों का रिलेटेड होता है, तो उन टर्म्स को हम लोग पहले समझने वाले हैं सो दैट जब मैं आगे के वीडियोस में उन टर्म्स को यूज करूं तो आप ब्लैंक ना हो जाओ कि ये क्या टर्म पूछ लिया। तो वो टर्म्स सब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आफ्टर दैट वी विल कम टू फर्दर डिस्क्रिप्शन। हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आगे के डिस्क्रिप्शन पे हम लोग लेटर ऑन मूव करेंगे। यहां पे अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है एक प्लेन लाइन, और जब हम उस प्लेन ग्लास को पॉलिश कर देंगे, अच्छा ये भी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप बायो के डायग्राम्स देखते हो तो बहुत ज्यादा वहां पे क्रिएटिविटी चाहिए होता है, आप बहुत नीट एंड क्लीन कलरफुल पेन्स या कलर्स यूज करके आप डायग्राम बनाते हो। लेकिन जो फिजिक्स के डायग्राम्स होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं, वो आपको वहां पे अपनी क्रिएटिविटी, अपना आर्टिस्टिक नेचर नहीं दिखाना है, रादर देन आपको वहां पे बस सिंबल्स यूज करने, चीजों को आपको सिंबलाइज तरीके से डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक मैंने प्लेन लाइन बनाई। वो प्लेन लाइन ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि वो प्लेन लाइन हम लोगों का मतलब जो सरफेस है वो बिल्कुल बराबर है। लाइक आपने एक प्लेन ग्लास ले लिया और जब उस ग्लास को हम लोग एक साइड पे पॉलिश कर देते हैं, जैसे आपके घर में आप देखोगे, आप जो जिस मिरर में अपना चेहरा देखते हो एक्चुअली होता क्या है, वो एक ग्लास होता है जिसके बैक साइड में आप पॉलिशिंग कर देते हो, जिससे वो क्या बन जाता है, मिरर। तो जब भी आपको पॉलिश दिखाना होगा तो पॉलिश दिखाने के लिए आप स्लांटिंग लाइंस का यूज कर दोगे, और ये हम लोगों का क्या बन गया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, मिरर। ये हमें यहां पे मिरर मिल गया। और ये मिरर कैसा मिरर है, दिस मिरर इज अ प्लेन मिरर। प्लेन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो सरफेस है वो सरफेस एक बराबर है। ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि कहीं पे सरफेस हम लोगों का अप में जा रहा है, कहीं डाउन जा रहा है, इर्रेगुलरिटी नहीं है ना, बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। नाउ अब अगर मैं इसमें बोलूं लाइट में किधर से इस पे स्ट्राइक करवाऊंगा, ऑब्वियसली अगर मैंने नीचे वाले डायरेक्शन में पॉलिश किया हुआ है तो लाइट किधर से इस पे स्ट्राइक करवाऊंगा मैं, फ्रॉम द टॉप साइड। तो जिस साइड पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं उस साइड को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक ऐसा सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ऊपर वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब मैंने यहां पे एक रे ऑफ लाइट ली, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए रे ऑफ लाइट क्या होता है, इज जस्ट अ सिंपल पाथ जिस पे लाइट ट्रैवल कर रही है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो एक रे ऑफ लाइट जो अप्रोच कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लाइट बनाया दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये जो लाइट हमारे मिरर की तरफ आ रही है, क्यों मैं बोल पा रहा हूं कि मिरर की तरफ आ रही है, बिकॉज एरो किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर। तो बिकॉज वो मिरर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यू कैन से कि जो रे ऑफ लाइट है मिरर की तरफ आ रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। नाउ सिंस ये एक रे है तो ये जब मिरर पे टकराएगी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करने वाली है मिरर को, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे टर्म्स को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब आगे हम लोग डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, जब हम लोग डेफिनेशंस फ्रेम आउट करेंगे तो वहां पे टर्म्स यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, इसीलिए इन टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अभी हम लोग ने पढ़ा एक प्लेन मिरर, एक ऐसा मिरर जो कि बिल्कुल हम लोगों का प्लेन है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेन मिरर। यहां पे एक रे ऑफ लाइट हम लोगों का ट्रैवल कर रहा है, जो अप्रोच कर रहा है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
अब क्योंकि यहां पे मैंने अपोजिट साइड में ग्लास में पॉलिश कर दिया है, मतलब लाइट के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो नेक्स्ट वाले मीडियम में जा सकता है। मैंने पॉलिश करके उसके लिए दरवाजा बंद कर रखा है। तो अगर मैंने दरवाजा बंद कर रखा है तो लाइट के पास ऑप्शन क्या है, वो जाएगा और टकरा के सेम उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्लेक्शन का। तो जैसे ही लाइट यहां से टकरा के वापस आ जाएगा तो सेम उसी मीडियम में वापस आ गया और इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो सिंपली यू कैन से द रे विच इज आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर बाउंस बैक, उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टूड? उसके बाद इन दोनों रेज जहां पे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया है, जब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, और परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर का मतलब तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। नहीं पता है, नो वरीज, आई एम देयर, मैं बता सकता हूं आपको कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। सो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लाइन जो 90 डिग्री पे बने। अब मैंने बोला 90 डिग्री, मतलब अगर एक लाइन है तो किसी से मेजर करके 90 डिग्री बनाया होगा ना, तो किससे मेजर करके बनाया है, विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो सरफेस है जब उसके साथ हम लोग एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, और कहां बनाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज नॉर्मल। इतने टर्म समझ में आ गए? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, कोई ऐसा पॉइंट है, देन आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यू हैव टू जस्ट कॉमेंटेड कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है। अब अगर यहां पे आप देखोगे तो ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है, ये नॉर्मल हमारे इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक नॉर्मल एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे के साथ, एट द सेम टाइम ये नॉर्मल एक और एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो जो एंगल बनता है हमारे इंसिडेंट रे के साथ उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बनता है हमारे रिफ्लेक्टेड रे के साथ उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल इट इज। रिफ्लेक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो कि हम लोग रिफ्लेक्शन में यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं आपके सिलेबस को देखूं तो आपके सिलेबस में प्लेन मिरर से रिलेटेड चीजें नहीं है। अब 10th की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फिर भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं बिफोर कमिंग टू स्फेरिकल मिरर्स। अंडरस्टूड? नाउ अब यहां पे क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन जनरली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं? पहला होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड द नेक्स्ट वन विच यू हैव इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहला जो आपका रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर है, और दूसरा है आपका इररेगुलर। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जहां पे जो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, रेगुलर होता है। मतलब अगर मैंने 3 पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिया, मतलब एक बीम ऑफ लाइट ले लिया, तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्शन भी इनका कैसा होगा, इन पैरेलल डायरेक्शन। सो जब इस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, जो रिफ्लेक्शन में हम लोग का जो सरफेस होता है वो रेगुलर ना हो के इरेगुलर हो, बराबर नहीं होता है, कहीं अप डाउन, ऐसे हम लोगों का इरेगुलरिटी होती है सरफेस में। तो जब यहां पे हम लोगों का रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, मे बी दे आर पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज सरफेस इज नॉट रेगुलर। तो क्योंकि सरफेस रेगुलर नहीं है तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ हम लोगों का इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहां से जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको नजर आती हैं, अगर आप अपना मोबाइल फॉर अ मिनट पॉज करके नीचे रखोगे और अपने पूरे रूम में या फिर जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चारों तरफ एक लुक लेते हो तो आपको जो चीजें नजर आएंगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है नजर, या इररेगुलर की वजह से। मे बी फॉर अ सेकेंड आपको लगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है, बट इट इज नॉट ट्रू।
जो ज्यादातर चीजें हमें अपने सराउंडिंग में नजर आती हैं वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आती हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो इर्रेगुलर शेप्स के हैं। इवन अगर मैं आपके रूम के वॉल्स की भी बात करूं ना, जो दीवार है वो भी आपका इर्रेगुलर शेप का होता है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो फॉर दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सी, हमारी आंखों का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता, एनालाइज नहीं कर पाता। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो सरफेस है हम लोगों का, वॉल जो है वो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर उसी वॉल को हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, बहुत ज्यादा डीप व्यू में देखें, तो उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन हमारे होते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि वो सरफेस हम लोगों का बराबर नहीं है, और सरफेस बराबर नहीं है तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इर्रेगुलर। और हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल भी है, बिकॉज अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे आता है तो उतनी लाइट की इंटेंसिटी को हमारी आंखें हैंडल नहीं कर पाती हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यू ऑल मस्ट हैव डन, कभी ना कभी आपने किया होगा कि अगर आप कभी सनलाइट में हो और आप वॉच पहनते हो तो आप अपने वॉच को थोड़ा सा टिल्ट करके सनलाइट से अपने फ्रेंड के आंखों पे एक सनलाइट को फोकस करने की कोशिश करते हो, या फिर नॉर्मली जो मिरर होते हैं, मिरर को भी अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके सनलाइट को अपने फ्रेंड के आंख पे फोकस करोगे तो अपने आंखों को वो छोटा कर लेता है, बिकॉज उतनी लाइट को वो हैंडल नहीं कर सकती हैं हमारी आंखें। हम लोग ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हैंडल नहीं कर सकते हैं और ये आंखों के लिए हार्मफुल होती है। एंड ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें नजर आती हैं वो ज्यादातर रेगुलर रिफ्लेक्शन ना होके इर्रेगुलर में होती हैं, बिकॉज सरफेस इर्रेगुलर होते हैं। इसके लिए आप बस एक एग्जाम्पल देख सकते हो, बिकॉज सिंस यू ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर फोन्स, आप अपने गूगल पे या फिर आपको इस वीडियो में भी मैं आपको एक ग्लिम्स दे सकता हूं कि जो इंजेक्शन आप देखते हो ना, जब हम लोग को इंजेक्ट किया जाता है, कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमें लगता है कुछ भी तो होल नहीं हुआ, बट अगर उसी का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर आप देखोगे तो यू कैन सी देयर सरफेस इज वेरी इर्रेगुलर। तो प्रूफ करता है कि हमारी आंखें माइन्यूट डिटेल्स को नहीं देख पाती हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग का ज्यादातर रिफ्लेक्शन किस कैटेगरी में फॉल करता है, इर्रेगुलर के रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में। अंडरस्टूड दिस मच? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे, क्योंकि यहां पे हम लोग बहुत टाइप के इमेज की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि हम लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं, हम लोग उसके इमेज को ही देखते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो यू ऑल आर वॉचिंग माई इमेज, आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, रियलिटी हूं जिसका इमेज बना जो आप देख रहे हो। और ये जो इमेज होते हैं ये हमारे या तो रिफ्लेक्टेड या तो रिफ्रैक्टेड रे की वजह से बनते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इस कंडीशन में किस रे की वजह से होगा, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से। तो आप बोलोगे कि हमारा इमेज किसकी वजह से बनेगा, ईदर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, वो भी मैं लिख देता हूं, और रिफ्रैक्टेड रे की वजह से बनेगा। और कब बनेगा, जब दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी। जैसे एक लाइट हमारा इधर से ट्रैवल हो रहा है, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड है, ये भी एक लाइट है, ये दोनों आगे बढ़े, यहां पे मीट हुए तो इमेज का फॉर्मेशन इसी पॉइंट पे होगा। ये आप अपने दिमाग में रखना कि हमेशा जो इमेज बनता है वो उसी पॉइंट पे बनता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मीट करती हैं। अगर एक रे इंसिडेंट है और दूसरा रिफ्लेक्टेड, और अगर वो दोनों मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहां पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा तभी होगा जब हमारे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे। अब कभी कभी हमारी जो रे होती हैं वो एक्चुअली मीट कर जाती हैं। तो जब हमारी रे एक्चुअली मीट कर जाएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। जब भी हमारे रे को हम लोग को जबरदस्ती ना मीट करवाना पड़े, वो एक्चुअली मीट करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और जब हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है तो वहां पे जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज।
आपने वर्चुअल टर्म आज से पहले भी सुना होगा डेफिनेटली। अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है वहां पे आपने वीआर के बारे में जरूर सुना होगा, विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी। आप जब भी जाते हो किसी भी मूवी देखने या कुछ भी करने, तो यू गेट वीआर ग्लासेस आप पहनते हो, जहां पे आपको मूवी में जो देखते हो आप उसको अपने सराउंडिंग में एक्सपीरियंस कर पाते हो। इसका मतलब क्या है कि क्या आपके सराउंडिंग में वो चीजें सीरियसली प्रेजेंट है, रियल लाइफ में प्रेजेंट है? नहीं, वो एक इमेजिनेशन है। समथिंग विच इज नॉट रियल इज कॉल्ड एज वर्चुअल। तो जैसे मान लो दो रिफ्लेक्टेड रे है, एक रे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, दूसरी रे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। अब आगे इनको आप कितना भी बढ़ा लो, कोई चांस तो है नहीं इनके मीट करने का, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर इन्हीं रेस को आप पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तो दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, अपीयर टू मीट, एक्चुअली नहीं मीट कर रही हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि वो मीट कर रही हैं। तो जब हमारी रे अपीयर होती हैं मीट होते हुए, एक्चुअली नहीं मीट होती हैं, तो वहां पे जो इमेज बनता है वो इमेज हम लोगों का बनता है एक वर्चुअल इमेज। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम इट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, तो आई कैन जस्ट गिव यू सम पॉइंट्स। और ये याद रखो कि अगर आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे गए, यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। यही आपके आंसर लिखने का तरीका होता है। जितने नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो उतने पॉइंट्स देके आओगे टू गेन द मार्क्स इजीली। तो आप क्या बोल सकते हो? पहला पॉइंट कि रियल इमेज एक ऐसा इमेज होता है which is formed when two rays actually meet. So when two reflected ray actually meet after reflection, the image formed is real. And when they appear to meet, it's a virtual image. जो रियल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे अचीव कर सकते हो, स्क्रीन पे बना सकते हो, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो। जो रियल इमेज है वो हमेशा होता है इन्वर्टेड, वो उल्टा होता है। अब यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हम लोग भी तो चीजों को देखते हैं ना अपने सराउंडिंग में, तो जो हमारी आंखें हैं वो कैसा इमेज बनाती हैं? वो रियल बनाती हैं कि वर्चुअल बनाती हैं? मे बी आपका क्वेश्चन आंसर हो कि सर दे आर वर्चुअल, बिकॉज मैंने बोला कि रियल इमेज तो हमेशा उल्टा होता है, हमें तो चीजें उल्टा नहीं नजर आती हैं। सो अगेन यू आर रॉन्ग। जो हमारी आंखें इमेज बनाती हैं वो एक्चुअली रियल बनाती हैं, वो उल्टा ही इमेज बनाती हैं, लेकिन हमारा मेन काम करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड। वो उस इमेज को रेक्टिफाई करके, मॉडिफाई करके हमें सीधा दिखाता है। तो जो इमेज बनता है वो रियल होता है, लेकिन आगे का काम ब्रेन संभाल लेता है, वो हमें चीजों को सीधे फॉर्म में, सीधा उसका स्ट्रेट व्यू हमें दिखाता है। ओके, और क्या पॉइंट बोल सकते हो? जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा अपराइट होता है। अपराइट मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है, इमेज भी ऐसे ही दिखाई देगा। बट रियल में क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है तो जो इमेज दिखाई देगा वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वंस वी विल कम टू रे डायग्राम्स। जैसे ही रे डायग्राम वाले पॉइंट पे आते हैं, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आई कैन प्रॉमिस यू कि क्लियर हो जाएंगे। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो और फॉलो करो सारे वीडियो को आप सीरीज में, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। एक और अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया रिफ्लेक्शन का। अब मान लो यही सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन के आने का, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट यू डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो गया? क्लास 10th क्लास 12 लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका एक हम लोग हायर व्यू भी देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सपोज दैट अ केस बेस्ड क्वेश्चन हैज कम। आपके क्वेश्चन में ये बोल दिया गया, कोई भी रैंडम XYZ, देयर इज अ बॉय हु इज एबल टू सी हिज फेस इन द मिरर। एक बंदा है, कोई भी बॉय है, वो अपना चेहरा मिरर में देख पा रहा है। एंड द क्वेश्चन कैन आस्क यू विच इज द फिनोमिना टेकिंग प्लेस। किस फिनोमिना की वजह से वो अपना फेस मिरर में देख पा रहा है? तो सिंपल है, वो फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? मान लो ये मेरा हाथ मिरर है, मान लो अब यहां से मेरे फेस से लाइट गया, वो लाइट जाके मिरर पे टकराया, मिरर से टकराने के बाद वापस वो मेरी आंखों में आया, तो मैं अपना फेस देख पा रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ। क्वेश्चन में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्ड नहीं यूज किया गया। वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फिनोमिना है।
सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का बनाया जा सकता है, डिफाइन द फिनोमिना आंसर्ड बाय यू इन पार्ट 1। मतलब आपने पार्ट 1 में जिस फिनोमिना का नाम बताया, अब उस फिनोमिना को डिफाइन करो। तो मतलब तो वही निकला ना कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफाइन करना है, लेकिन थोड़ा सा हायर वर्जन में आपको वो क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड तरीके से वो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ज्यादातर होता बच्चों के साथ यही है, उन्हें कॉन्सेप्ट पता होता है, उन्हें लगता है कि चीजें तो हमें समझ में आ गई हैं, बट जब क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक ओके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऐसे नहीं आएंगे ना। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बदल जाता है, और उसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही उसको सॉल्व ही नहीं करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। यू रीड द क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालाइज करो, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बस उसको मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अंडरस्टूड। अब यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने फिनोमिना पढ़ा था, उस फिनोमिना को गवर्न करने वाले लॉज। अब आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में आपने लॉज कई बार सुना होगा। अब क्या ये लॉ और जो आप सिविक्स में लॉ पढ़ते हो वो अलग है? दो एक वर्ड का मतलब कैसे अलग हो सकता है? लॉ का मतलब लॉ रहेगा। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, लॉ क्या होता है? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब सिविक्स में आप यही तो पढ़ते हो, हम लोग अपने लॉ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मींस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है, वी शुड रिस्पेक्ट इट। उसका मतलब सिंपल सा वही है। तो वैसे ही जो हमारे साइंस में भी फिनोमिनाज होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो एवे ही नहीं हो जाते हैं। उनको कुछ गवर्न करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ एक हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनके आधार पे हमारे वो फिनोमिना अक्कर होते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ दैट फिनोमिना। तो यहां पे हम लोग किसका लॉ पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन का। मींस ये जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, ये किसको गवर्न करेंगे? रिफ्लेक्शन को। अगेन अब यहां पे मैं बता रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? लाइट। तो अब इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल बेटा कि ये जो लॉ है ये केवल हमारे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वहीं फॉलो होगा। इवन अगर ये साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है ना, द सेम लॉज इज फॉलोज, क्योंकि लॉ रिफ्लेक्शन का है, तो वो साउंड का रिफ्लेक्शन करवा लो, लाइट का रिफ्लेक्शन करवा लो, या फिर किसी और एनर्जी का रिफ्लेक्शन करवा लो, लॉ हम लोगों का सेम ही रहेगा, लॉ नहीं चेंज होने वाला है। पहला लॉ क्या बोलता है हम लोगों का कि हम लोगों ने 3 रेस के बारे में पढ़ा, एक्चुअली 2 रे के बारे में और एक इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ा, दैट इज इंसिडेंट रे। ओके, हमारा जो पहला रे था वो था इंसिडेंट रे, दूसरा था हम लोग का था रिफ्लेक्टेड रे, एंड एक जो इमेजिनरी लाइन थी वो थी नॉर्मल। ये तीनों की तीनों जो लाइंस होती हैं, ये सारी लाइंस हमारे सेम प्लेन में लाई करती हैं, और कहां पे? इन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम लोगों ने एक पॉइंट की बात की थी, उस पॉइंट पे ये तीनों रेस जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करती हैं, और यही हमारा पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। कमिंग टू द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है हम लोगों का कि जो हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की थी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम। मतलब अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट है उसको 30 डिग्री पे इंसिडेंट करवा रहे हो, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी 30 डिग्री पे होगा। अगर 45 डिग्री पे इंसिडेंट करवा रहे हो तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितने पे होगा? 45 डिग्री पे। यही आपके 2 लॉज हैं। एज पर दिस, अगर मैं डायग्राम वाइज ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो दिस इज सिंपली अ मिरर। ये हम लोगों का एक मिरर है जहां पे मैंने बनाया एक नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और यहां पे जो एंगल्स हैं हमारे, अगर ये 45 डिग्री होगा तो अदर एंगल विल आल्सो बी 45 डिग्री। ये बहुत ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल्स का पार्ट हो गया। सपोज करो आपके क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है that the angle which is formed between incident ray and reflected ray, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, इफ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री,
तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है एंड दिस द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो आई, और ये भी हम लोगों का आर है विच इज इक्वल टू आई, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वी कैन से दैट आई प्लस आई, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 60, अकॉर्डिंग टू दैट 2i is equal to 60. So from that we can get the value of i that is equal to 30 degree. तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ऐसे डिफरेंट आपके क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट किए जा सकते हैं। दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील, वो आप समझ सकते हो कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। एज पर दिस एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में हमारे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। और ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन अ रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर ओवरलैप्ड। वो क्या कंडीशन है जिस कंडीशन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को ओवरलैप कर ले देती हैं। सो वो कंडीशन है, मान लो मैंने नॉर्मल बनाया और एक जो रे ऑफ लाइट है वो सेम नॉर्मल पे ही आ रही है। तो आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी। मे बी आपके दिमाग में आ रहा हो 90, अगर किसी के भी दिमाग में आंसर आ रहा है 90, देन बेटा जस्ट लिटिल मोर कंसंट्रेशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो नॉर्मल भी यही लाइन है और इंसिडेंट रे भी वही यही लाइन है। दिस इज नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज ऑल्सो लाइंग ऑन इट। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। सो लाइट जब भी नॉर्मली आता है, मतलब नॉर्मल पे चलता हुआ आता है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हो जाती है आपकी 0 डिग्री। एंड क्योंकि I की वैल्यू 0 है तो R की भी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब लाइट जिस रास्ते पे आएगा उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उनकी वैल्यू तो हमेशा सेम होती है, मतलब वो रेज भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। दे विल ओवरलैप ईच अदर। ये आपको बस अपने माइंड में रखना है। दिस मच इज इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्शन। इतना चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्शन समझ सकते हो। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हमारे सिलेबस में जो मिरर है वो है हम लोगों का स्फेरिकल मिरर। आपने अपना बुक अगर खोला होगा क्लास 10th का तो वहां पे स्टार्टिंग ही होती है स्फेरिकल मिरर से। लेकिन ये जितना भी चीज पढ़ा, अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट लोअर क्लास में पढ़ा है देन वेरी गुड, आपने अपने स्टडी को सीरियसली लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया। अगर आपने पढ़ा भी है तो फिर भी एक बार आपको रिकैप लेना था, सो दैट कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बेटर तरीके से समझ में आए। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जो भी मिरर्स बनाए थे वो मिरर में हम लोगों ने प्लेन सरफेस बनाया था। लेकिन क्या जरूरी है कि वो सरफेस हमेशा प्लेन हो? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, वो कर्व्ड भी तो हो सकता है ना। अगर आपको इसको एक्चुअली देखना है तो उसके लिए अगेन आपको कुछ करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बेसिक वर्ल्ड के साइट पे ही रहना है, आपके उसी के चैनल पे रहना। और वहां पे आप देख सकते हो शॉर्ट्स में मैंने एक बॉल को कट करके आपके लिए प्रेजेंट किया है कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली किस टाइप का होता है। तो आप एक स्पेयर लो, वहीं से वर्ड आया स्फेरिकल। तो स्पेयर क्या होता है, 3D वर्जन ऑफ सर्कल इन लेमैन लैंग्वेज। आप आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो कि स्पेयर क्या है, एक 3D वर्जन है किसका, सर्कल का। जो भी बॉल्स देखते हो ना आप, जो क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, कोई भी बॉल, उसी को हम लोग बोलते हैं कि स्पेयर का शेप। तो मैंने मान लो एक स्पेयर ले लिया और उस स्पेयर के एक छोटे से पोर्शन को कट करके मैं निकाल लूंगा। तो अगर मैं कट करके निकाल लूंगा तो मुझे एक कर्व्ड सरफेस मिलेगा। नाउ आई कैन नॉट ड्रॉ अ स्पेयर इन 3D वर्जन हियर, लेकिन स्पेयर को अगर सामने से देखें तो कुछ ऐसा सर्कुलर शेप का दिखता है। मैंने नाइफ के हेल्प से थोड़ा सा स्पेयर कट करके वहां से निकाल लिया। अब ये स्पेयर हम लोगों का कट होके आ गया। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करोगे तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बनाया था मिरर, हमेशा उसको स्ट्रेट बनाते थे, ऐसे प्लेन बनाते थे। बट नाउ द मिरर विच वी आर गोइंग टू गेट दैट इज नॉट प्लेन। वो प्लेन नहीं है, वो कैसा है, वो
कर्व्ड शेप में है। यही होता है स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन ना होके कर्व्ड शेप में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये दोनों क्या होते हैं आपके, इसको हम लोग समझते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने प्लेन में क्यों नहीं ऐसा कुछ बताया, क्योंकि सरफेस बराबर है, तो मैं इधर पॉलिश करूं या फिर मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, या फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉलिश करूं, क्या उसकी वजह से हम लोगों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो चेंज होने वाला है? नहीं। तो इसीलिए इसको हमेशा हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लेन मिरर के नाम से। लेकिन अगर हम लोगों का जो सरफेस है, अगर वो सरफेस हमारा कर्व्ड सरफेस है, सो नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर थिंग। मैंने एक ही लिया हुआ है यहाँ पे स्पेयर, और वहां से मैंने 2 ऐसे कट करके निकाल लिए, स्पेयर कट करके निकाल लिए, पार्ट्स कट करके निकाल लिए। तो एक कर्व्ड सरफेस है। अब अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस पे पॉलिश करने के लिए बोलूं तो आपके पास ऑप्शन है ना, या तो आप इस अंदर वाले डायरेक्शन पे पॉलिश कर सकते हो, हियर यू कैन डू द पॉलिशिंग, और द पॉलिशिंग कैन बी डन ऑन द आउटर सरफेस। अब इसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट जब हम लोग अंदर साइड में बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इनवर्ड कर्व, जब आउटर साइड में बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड कर्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने इसमें पॉलिश इस साइड में कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हुआ, ये बाहर वाला, तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, हम लोग का अंदर के साइड कर्व है कि बाहर के साइड? ऑब्वियसली बाहर के साइड कर्व है, बल्ज्ड आउट है, बाहर के डायरेक्शन में निकला हुआ है। तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा कर्व्ड सरफेस जहां पे पॉलिशिंग अंदर कर दी जाए इनवर्ड वाले सरफेस पे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के डायरेक्शन में बल्ज्ड आउट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर इज व्हाट, is a type of spherical mirror। कुछ बहुत हम लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग का है क्या, वो एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व्ड रहेगा, सीधा नहीं रहेगा, और उसमें जब पॉलिशिंग आप अंदर वाले डायरेक्शन में कर दोगे तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हम लोगों का आउटवर्ड बल्ज्ड हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ऑन द अदर हैंड, अब इसका जस्ट उल्टा आप क्या कर सकते हो कि जब आपने बाहर वाले डायरेक्शन पे पॉलिश कर दिया तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो गया हम लोगों का, दैट इज इनवर्ड कर्व, वो हम लोग का इनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो गया, और इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सो दोनों ही हमारे स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हैं। एक जगह हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व है और दूसरी जगह हम लोग का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व है, बस इतने का डिफरेंस है। नाउ टेल मी, अब यहां पे अगर मैं कोई पैरेलल रे ऐसे यहां पे स्ट्राइक करने वाला हूं, बहुत सारे बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करने वाला हूं, क्योंकि सरफेस हम लोग का बाहर के डायरेक्शन में है, सो बिकॉज ऑफ दैट जब ये रे ऑफ लाइट टकराएंगे तो टकराने के बाद इनका रिफ्लेक्शन भी किधर होगा, बाहर के डायरेक्शन में। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब क्या, कि कोई चीज ऐसे पैरेलल आ रहा है, इकट्ठा आ रहा है, उसको फैला देना, डाइवर्ज कर देना, एक दूसरे से दूर कर देना, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग यहां पे पैरेलल रे ऑफ लाइट्स को लेते हैं तो क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड कर्व है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, मतलब सारे के सारे रे एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग और इसका दूसरा नाम क्या है हम लोगों का, डाइवर्जिंग। अब आपको मैंने हमेशा से बोला हुआ है, अगर आपने मेरी क्लासेस फिजिकली अटेंड की है देन ऑल्सो, अगर आप अब मुझसे ऑनलाइन जुड़े हो देन ऑल्सो, जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये नेचर की स्टडी है। इसके लिए जब तक आप ये सोचते रहोगे कि हम कहाँ ढूंढें, हम लोग को तो बुक में ये चीजें मिलने वाली हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इंटरेस्ट इनटू इट। आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। तो क्या इन दोनों मिरर्स को आप कहीं और देख सकते हो? यस, ऑब्वियसली। आप अपने घर के किचन में जाओ,
वहां से आप स्पून निकालो, चम्मच निकालो, और जिस चम्मच से आप खाते हो, जिस साइड से, जो थोड़ा सा हम लोग का अंदर के साइड बल्ज रहता है, जहां से आप खाना उठाते हो, अगर आप उसको देखो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो जाएगा, इनवर्ड कर्व। तो वो किस तरीके से काम करेगा, एज कॉनकेव मिरर। ऑन द अदर हैंड, जब वही हम लोगों उसी स्पून को हम लोग उल्टा कर देंगे, बाहर के डायरेक्शन में बल्ज आउट हो गया, तो वहां पे जो हम लोगों का मिरर का एग्जाम्पल वो बन जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो सेम एक ही स्पून कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी, जस्ट आपको उसको रिवर्स कर देना है एंड यू कैन गेट द आइडिया कि वो कॉनकेव कब है और कॉन्वेक्स कब है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप अपने स्पून को उल्टा करके उसमें देखते हो, साइनी होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए, सो दैट यू कैन सी योर फेस, तो वहां पे बहुत आपको अजीब सी इमेज दिखाई देती है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट आपको डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देती है, जो कि नेचर होता है आपके कॉन्वेक्स मिरर का, कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा इमेज बनाता है। ये अगेन रे डायग्राम में आएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली पूरा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिकल में इस चीजों को देख सकते हो कि आपके घर में भी ये चीजें आपकी होती हैं। अब यहां पे हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर्स को स्टार्ट कर लिया है कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन में जैसे हम लोगों का बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वैसे ही स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे बहुत सारे हमारे टर्म्स हैं। तो अब वो टर्म्स क्या है, बिकॉज उनको भी तो आगे यूज करना है, तो उनको आगे यूज करने के लिए हम लोग उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस सेशन के जो थर्ड वीडियो आएगा हम लोग का, दिस इज द सेकेंड वीडियो, जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि उन सारे डिफरेंट टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और स्पेरिकल मिरर में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे आपके क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकते हैं। इसके लिए करना आपको बहुत सिंपल सा काम है, आपको बेसिक वर्ल्ड के चैनल के साथ बने रहना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन आपको सब्सक्राइब करना है, एंड अगर आप चाहते हो अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना, आपको ऐसे करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना चाहिए।